अरे काकी, ये आप क्या कर रही हो? देखो ना, आपके कपड़ों से निकला हुआ सारा गंदा पानी और मेल इस नदी में जा रहा है। और आप जानती हो कि हम इसी नदी का पानी पीते हैं। इससे आप और हम बीमार हो सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब ये नदी हमारे इतना काम आ रही है तो हम इसे साफ रखें। तेरी बड़ी कैंची की तरह जुबान चल रही है। तुझे इतना भी नहीं सिखाया गया अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। कल की लड़की तू हमें सिखाएगी कि यहाँ किस तरीके से रहना जीना है। जब से मैं इस गांव में ब्याह के आई हूँ, मैं इसी तरह कपड़े धोया करती हूँ। चल चल अपना काम कर। आई बड़ी ज्ञान देने वाली। काकी, आप बुरा क्यों मानती हो? राधिका सही तो कह रही है। अगर हम इस नदी को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो ये जल्द ही सूख जाएगी और हम पानी के एक एक बूंद के लिए मोहताज हो जाएंगे। इस नदी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अरे तू जा रही है या नहीं? 4 क्लास क्या पढ़ गई हो? तुम पांचों बहनें खुद को कलेक्टर समझने लगी हो। क्या चली आती है जब देखो तब दूसरों के काम में टांग अड़ाने। अरे दीदी, चलो ना यहाँ से। आप किन लोगों को समझा रही हो? अगर इतनी समझ होती इनमें तो ये जो बीमारी है ना, इस गांव में फैली हुई है, ये होता ही नहीं। वैसे हमें क्या, हम तो कुछ दिनों में ब्याह कर इस गांव से चले ही जाएंगे। ये कहानी है भोपाल के करीब एक छोटे से गांव बहरन में रहने वाली 5 बहनें राधिका, विद्या, शिल्पा, विनीता और नंदिनी की, जिन्होंने हाल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। वो अपने गांव में हो रही पानी की बर्बादी को लेकर बेहद चिंतित थी, क्योंकि इस गांव में पानी के स्रोत के रूप में गंगा से जुड़ी हुई एक सहायक नदी शिप्रा थी, जिसमें पूरा गांव नहाना, जानवरों को नहलाना, बर्तन कपड़े धोना इत्यादि सारे कामों के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता था। अरे बिटिया, तुमने पानी लाने में कितना समय लगा दिया। आखिरकार नदी पर जाकर तुम करने क्या लग जाती हो? तुम पांचों ही पूरे 1 पहर के बाद ही घर की ओर लौटी हो। अरे माँ, ये गांव की औरतें हैं ना, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो नदी के पानी को नाले के पानी में बदलने में लगी पड़ी हैं। यहाँ तक कि वो उस नदी के अंदर अपने गंदे बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि घर का कचरा भी बहा देती हैं। नंदिनी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अब तुम्हारे हंसी ठिठोली के दिन नहीं रहे। तुम बड़ी हो चुकी हो और बड़ों की तरह व्यवहार किया करो। और तैयार रहना, कल तुम पांचों को देखने पास के ही गांव हिमानी से वसुंधरा बहन अपने बेटों के साथ आ रही है। उनके सामने अपनी ये कैंची जैसी जुबान बंद ही रखना, क्योंकि उन्हें अपने बेटों के लिए पत्नी चाहिए, अध्यापिका नहीं। ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह उन 5 बहनों के लिए एक नई जीवन की पहर आती है, जब वसुंधरा अपने 5 बेटे दिग्विजय, रितेश, सिद्धार्थ, सुनील और मनोज के साथ आती है। आइए आइए बहन जी, आपका हमारी इस छोटी सी कुटिया में स्वागत है। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? ये प्यार से बसाया गया घर है और घर तो इसमें रहने वाले लोगों से बड़ा होता है, आकार से नहीं। चलिए, हमारे बेटे भी आपकी बेटियों को देख लें। आप उन्हें बुला दीजिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। 5 बहनें हाथ में नाश्ता लेकर वसुंधरा के पास आती हैं। भाई साहब, आपकी पांचों बेटी नैन नक्श से तो काफी सुंदर है और मैंने सुना है पढ़ी लिखी भी है। मुझे अपने घर को संभालने के लिए ऐसी ही लड़कियों की तलाश थी। मुझे आपकी बेटी पसंद है। क्या आपका भी ख्याल मेरे बेटों को देखकर यही है? जी जी बिल्कुल, हमारा भी ख्याल यही है। मुझे लगता है कि आपके घर में मेरी बेटियां खुश रहेंगी और आपको कभी भी किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं देंगी। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। वसुंधरा का परिवार भी धर्मेंद्र के परिवार की तरह ही एक गरीब परिवार था, जो अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी पर निर्भर था। उसके 5 बेटे पास के ही खेतों में खेती और अन्य बेटे कारखाने में मजदूरी का काम किया करते थे। आने वाले कुछ समय में गोदावरी की 5 बेटियों की शादी वसुंधरा के 5 बेटों से हो जाती है और वो ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं। आज हम सबकी पहली रसोई है, इसलिए हम कुछ अच्छा सा बनाते हैं। पहले मीठा बना लेते हैं। क्यों ना हम खीर या हलवा बनाएं? हाँ दीदी, उसके बाद हम कल ही अपने गांव से लाई हुई कच्ची हरी सब्जियां, लौकी और तोरी की तरकारी बना देंगे। 5 बहनें जैसे ही किचन में जाती हैं तो वो देखती हैं कि मटकों में पानी नहीं है और विद्या आकर अपनी सास वसुंधरा से कहती है, माँ जी, घर में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। आप लोग पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? आप मुझे बताइए, हम जाकर मटके में पानी भर लाते हैं। अरे नहीं बहू, कल ही तुम इस घर में आई हो, पानी मैं लेकर आती हूँ।
तुम यहीं रुको। नहीं माँ जी, आप कष्ट मत कीजिए। अब आपको इन सब के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम है ना, हम पानी ले आएंगे। आप बस हमें बता दीजिए कि हमें कैसे जाना है। हमारे गांव में पानी के लिए केवल एक कुआं है जहां से पूरा गांव पानी भरता है। वो एकमात्र स्रोत है जहां पानी के लिए जो तुम्हें घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर मिल जाएगा। कुछ औरतें तुम्हें पानी भरते हुए भी दिख जाएंगी। जी माँ जी। विद्या और राधिका दोनों ही मटके उठाकर घर से निकल जाती हैं और कुछ दूरी पर जाकर देखती हैं कि वहाँ पर कुछ औरतें पानी भरने के लिए बर्तन लेकर खड़ी हैं। दोनों भी उसी ओर चली जाती हैं। क्या हुआ? आप लोग इस तरह क्यों मायूस होकर खड़े हैं? आप सभी पानी क्यों नहीं भर रहे हो? अरे बेटिया, पानी तो हम तब भरेंगे जब कुएं में पानी बचेगा। ये कुआं सूखता जा रहा है। दिन पर दिन मानो इसमें बेहद थोड़ा पानी बचा है। कुछ भी एक मटका ले जाओ जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जब इस कुएं का पानी खत्म हो जाएगा तो ये गांव किस तरह जीवित रह पाएगा। दोनों बहनें अपने अपने मटके में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर घर की तरफ लौट आती हैं और आकर ये बातें अपनी बहनों को बताती हैं। सोचा था मायके में पानी को लेकर बेहद परेशानी है, लेकिन ससुराल में तो कम से कम इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन देखो, यहाँ तो उससे भी बड़ी मुसीबत है। कम से कम हमारे गांव में पानी तो था। अब हम लोग करे तो करे क्या? अब इस 2 मटके के पानी से तो हमारा गुजारा हो नहीं पाएगा। सभी बहनें मिलकर उन 2 मटके पानी से 3-4 दिन तक गुजारा कर लेती हैं और आखिर में कुएं का पानी पूरी तरह से सूख चुका था। पूरा गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं बचती है। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है और घर में पानी की एक बूंद तक नहीं बची। इस तरह तो हम और ये पूरा गांव पानी के लिए तरसते हुए ही मर जाएगा। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने अपनी दादी माँ से इस गांव में छुपी एक नदी के बारे में सुना था, लेकिन आज तक किसी को भी वो नदी नहीं मिली। लेकिन दादी माँ कहती थी कि वो नदी यहाँ मौजूद है। क्यों ना हम लोग उस नदी को ढूंढने चलें। डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। वैसे भी हम बिना पानी के मर ही रहे हैं, तो क्यों ना आखिरी कोशिश कर ही ली जाए और हम चलते हैं। 5 बहुएं अपने पतियों के साथ जंगल की ओर नदी को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें नदी कहीं पर भी नजर नहीं आती। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इतना ढूंढने के बाद भी हमें नदी का नामो निशान नहीं मिला। लगता है कि इस गांव में कोई भी नदी नहीं है। वो केवल दादी माँ की एक कहानी थी। हम सब वापस चलते हैं। घर पर माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। 1 मिनट, क्या तुम सबको पानी की आवाज आ रही है? चलो उस ओर। मुझे लग रहा है नदी इस ओर है। थोड़ा और ढूंढने पर और उस पानी की आवाज़ का पीछा करते हुए आखिरकार वो लोग जंगल से थोड़ी दूरी पर उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो काफ़ी बड़ी नदी थी। मानो उसका क्षेत्रफल इस गांव के क्षेत्रफल से कई गुना ज़्यादा था। उसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। इसका मतलब दादी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। यहाँ तो सच में काफ़ी बड़ी नदी है। इस नदी से तो ये पूरा गाँव अपनी कई पीढ़ियों तक आराम से पानी ले सकता है। चलो ये खुशखबरी पूरे गाँव वालों को सुनाते हैं। 5 बहुएं जल्दी से अपना अपना मटका भरकर गांव की तरफ लौट आती है और ये खुशखबरी गांव वालों को सुनाती है। ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मानो पूरे गांव में फिर से प्राण आ गए हैं। नहीं तो हमें लगा था कि ऐसे ही निर्जल तड़प तड़प कर हम मर जाएंगे। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आज ही अपने परिवार के साथ शहर जाने वाला था, क्योंकि मेरे बच्चे प्यास से मर रहे थे। तुमने तो हमें फिर से जीवन दे दिया। वो नदी गांव से काफ़ी दूर होने के चलते गांव वाले नदी के आसपास ही अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर वो बस जाते हैं। काफ़ी टाइम तक वो लोग उस नदी का सदुपयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है गांव के लोग उस नदी के पानी में अपनी गाय भैंसों को नहला रहे होते हैं। उसी में घर का मल और कचरा फेंक देते हैं। जूठे बर्तन की जूठन और कपड़ों का मैल भी सब कुछ उस नदी में बहा रहे होते हैं और इसी पानी को वो पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे गांव में बहुत सारी बीमारियां फैल जाती है और लोग बीमार भी रहने लगते हैं। यहाँ तक कि वो लोग पानी के अंदर ही शौच करने लगते हैं। अरे ये लोग तो हमारे पेतरक गांव के लोगों से भी एक कदम आगे हैं। ये तो नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह से हम फिर से पानी से वंचित हो जाएंगे। लेकिन दीदी, हम क्या करें? इतने सारे लोगों को समझाना आसान बात नहीं है। हमें कोई और ही उपाय निकालना पड़ेगा
जिससे गांव वाले नदी का उपयोग भी कर ले और दूषित भी ना करें। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इस नदी के कुछ हिस्से कर दें, जिससे हमारे पास एक साफ पानी का हिस्सा बचा रहे, जिससे हम पीने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नदी के हिस्से, क्या ये आसान बात है? और हम ऐसे कैसे कर पाएंगे? पानी को बचाना है तो हमें नदी को हिस्सों में बांटना ही पड़ेगा। अगली सुबह पांचों बहुएं हाथों में जमीन खोदने वाले फावड़े, कुदाल, कुल्हाड़ी वगैरह लेकर नदी की ओर निकल जाती हैं और नदी के आसपास खोदना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं और वो पांचों बहुएं, राधिका और विद्या, नदी की दाईं तरफ खुदाई करती हैं तो 3 बहुएं नदी की बाईं तरफ 3 गड्ढे खोदते हैं, जिससे नदी का पानी 6 हिस्सों में बढ़ जाता है। दाईं तरफ खोदी गई जगह से 2 पानी की नदी निकलती है, वहीं बाईं तरफ खोदी गई जगह से 3 नदियां निकलती हैं, जिन्हें देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अरे ये तुम सब लोगों ने क्या किया? इतनी बड़ी नदी को तुमने 6 नदियों में बदल दिया। ये हमने आप लोगों के लिए किया है। एक नदी के पानी का इस्तेमाल आप लोग नहाने, धोने और अपने जानवरों को नहलाने में कर सकते हो। दूसरी नदी का इस्तेमाल आप सभी लोग मछली पालने के लिए कर सकते हो। एक नदी के पानी का इस्तेमाल आप खेती में सिंघाड़े, कमल आदि उगाने में कर सकते हो। और एक नदी का इस्तेमाल आप लोग रोजमर्रा की चीज जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने में कर सकते हो। और बची एक नदी जिसे हम स्वच्छ रखना चाहते हैं, वो आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह पानी गंदा भी नहीं होगा और आप लोगों का काम भी नहीं रुकेगा। आप अपने काम उसी तरह कर सकेंगे। जैसे जैसे समय गुजरता है ये 6 नदियां उस गांव के लिए कारगर साबित होने लगती हैं, क्योंकि ना ही तो उन्हें अब खाना बनाने और पीने के लिए नदी के गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, और गांव वालों के जीवन में इन 6 नदियों से बेहद आसानी हो जाती है। स्वच्छ जल का इस्तेमाल करने की वजह से अब गांव से बीमारियां भी दूर होने लगती हैं